Every episode, a new voice, a new vision. तो प्रोफेशनल्स क्या मतलब? अच्छे मुआशरे की तश्कील जो है वो जस्टिस और पीस के जरिए होती है। मुसलमानों की जो बुनियादी दो जरूरतें हैं इस मुल्क में वो ये है कि वो पीसफुल रहे। जहन में बचपन से जिस तरह नमाज और रोजा की बात की जाती है उसी तरह ज़कात, सदकात, खैरात, लोगों की इमदाद, ये सारी बातें ही तमाम चीज़ों को कलेक्टिव किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस अब तक तकरीबन 150 के करीब जॉब फेयर्स हम लोग पूरे मुल्क में कर चुके हैं। कामयाब प्रोफेशनल्स तो बहुत हैं, लेकिन सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल्स कितने हैं? इसी सवाल से आज हम कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। AMP, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो करियर के साथ साथ कैरेक्टर, कम्युनिटी और कॉन्शियसनेस पर काम करता है। नजरिया द विजन की इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं AMP के प्रेसिडेंट मिस्टर आमिर इदरीसी के साथ, जिन्होंने लीडरशिप को सिर्फ डिजिग्नेशन नहीं, जिम्मेदारी बनाया है। इस पॉडकास्ट में हम पूछेंगे प्रोफेशनल्स कम्युनिटी के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं, यूथ लीडरशिप का क्या मीनिंग होता है और कैसे एक स्ट्रॉन्ग नजरिया पूरी जनरेशन का फ्यूचर शेप अप करता है। लेट्स बिगिन द ऑनेस्ट, इंपॉर्टेंट एंड फ्यूचर फोकस्ड कन्वर्सेशन। आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। ये AMP, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल्स क्या मतलब? प्रोफेशनल से हमारी मुराद तो ये है कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान हैं जो कॉर्पोरेट में, कंपनीज में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उन सबको हमने एक प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में शामिल किया है, अज्यूम किया है। या ये है कि आपका काम प्रोफेशनल वे में हो, इसलिए? नहीं, ये पहले तो बात ये है कि इट इज अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, दोज हु आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज इन कॉर्पोरेट स्पेशली, ये उनकी टीम है और जब वो लोग काम करेंगे तो 100% दैट शुड बी प्रोफेशनल। तो वो प्रोफेशनलिज्म हमारे काम में भी दिखाई देना चाहिए, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, और फिर उसके बाद आपकी बोर्ड में है स्ट्राइविंग फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। तो देखिए ऐसा है कि किसी भी एक अच्छे मुआशरे की तश्कील जो है वो जस्टिस और पीस के जरिए होती है। अगर जस्टिस और पीस कायम है तो आप ये मज्यूम कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छा मुआशरा है, बहुत अच्छी सोसाइटी है। और पीस जो है वो मुझे लगता है कि गुर्बत में, किसी को महरूम रखने में, किसी को अंडर प्रिविलेज रखने में, कुछ लोग हमारे समाज से बिल्कुल पिछड़े हुए हों, छूटे हुए हों, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए साथ साथ में जरूरी है कि प्रोग्रेस के लिए भी उतनी कोशिश की जाए। मैं समझता हूँ कि अगर हिंदुस्तानी तनाजुर में देखेंगे आप तो भी मुसलमानों की जो बुनियादी दो जरूरतें हैं इस मुल्क में वो ये है कि वो पीसफुल रहे, इन पीस रहे, और दूसरी बात उसको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, और दूसरी बात है कि वो तरक्की याफ्ता रहे, तरक्की हासिल करे। इसलिए हम लोगों ने हमारे गोल में, आप यूं कह सकते हैं टैगलाइन में ये लिखा हुआ है कि स्ट्राइविंग फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। तो मतलब इसका मकसद एक तो ये है कि डिसेंट्रलाइज हो जाए, जो वेल्थ है उसको किसी तरह से डिसेंट्रलाइज करके लोगों तक पहुंचाई जाए, और जो प्रिविलेज लोग, जो अच्छे, जो साहिब हैसियत है, नेटवर्क अच्छी है, उधर से पहुंचाया जाए जो जिनको जरूरत है उधर। सो वेल्थ डिसेंट्रलाइज हो जाए, इतना बड़ा हम लोग नहीं सोचते। ये काम जो है वो सरकारों का होता है, पॉलिसी साज लोगों का होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे दरमियान जो कुछ लोग पीछे रह गए हैं, छूट गए हैं, या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप उनको किसी तरह से एक हाथ देकर ऊपर लाया जाए, साथ लाया जाए टीम में। हाँ, उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जाए। उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनके रोजगार, उनके बिजनेसेस का भी ध्यान रखा जाए, और उनको एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाए। और उसमें ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको अल्लाह ने ऑलरेडी सब कुछ नवाजा हुआ है। जो रिसोर्सफुल लोग हैं वो अंडर रिसोर्स लोगों की मदद करें। तो अगर जैसे साहब, अगर आप MP ना होता तो आमिर इदरीसी साहब किस चीज के लिए जाने जाते? मैं तो ऐसे सोच ही नहीं पाता हूँ कि MP ना होता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बना ही MP चलाने के लिए हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर MP ना होता, इस सिंध में नहीं कुछ कर पा रहा होता, शायद तो मैं एक बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करता, और जो कुछ बिजनेस करता उसको पूरे हिंदुस्तान में बेचता। तो ये बात मेरे जहन में बहुत बचपन से थी कि अगर एक माचिस की डिबिया भी बनाई जाएगी तो उसको पूरे इंडिया में पहुंचाया जाएगा और लोगों को रोजगार मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी चीजें। तो सोशल वर्क का ख्याल एक दिन में आया या जिंदगी ने धीरे धीरे तैयार किया? मैं समझता हूँ, जब बहुत सोचता हूँ इसके बारे में और इतने सारे वक्त के बाद जब मैं सोचता हूँ कि ये कैसे सब शुरू हुआ, तो मुझे लगता है कि ये सारा सब कुछ जो है बचपन से ही शुरू हो गया खून में था ये। हाँ, मतलब वो तरबियत कह सकते हैं, वालिदैन की तरबियत। उसी तौर पर
मेरी वालिदा की तरबियत, कि जिस तरह से उन्होंने ये तमाम चीज़ें सिखाई कि हम लोगों को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे के लिए भी कुछ करना है, जीना है। मैं बचपन में हम रिलीफ कैंप्स ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ। बचपन में मोहल्ले के लेवल पर या अपने स्कूल के लेवल पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर चुका हूँ। फिर मैं शायद 7वीं-8वीं क्लास में रहा हूँगा। मैं अपनी खुद की स्कूल में ट्यूशन क्लास चलाता था। 1 घंटे पहले जाके बच्चों को मैथ सिखाता था, साइंस सिखाता था। फ्री पीरियड्स कभी हो जाते थे तो मौका अच्छा लगता था कि हम लोग इस पीरियड में कुछ पढ़ा सकते हैं बच्चों को। जी, ये बहुत तो अच्छी ये सारे काम बचपन से ही करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगता है कि उसी का एक्सटेंशन होते 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 आज बात यहाँ तक पहुंची है। तो कभी ऐसा पल भी आया है जब लगा हो कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं, कभी भी नहीं लगा ऐसे। आसानी से होता रहा? नहीं, आसानी तो नहीं रही, लेकिन छोड़ना पड़े या कुछ ऐसे डिमोटिवेशनल थॉट्स आए दिमाग में, ऐसे कभी भी नहीं हुआ। मतलब इट इज अ वेरी सिंपल लाइन, ये करना है तो करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। मतलब उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं रहा। तो तब अगर ये कोई पूछे कि बेटे के नाम सुनते ही कि ये क्या काम करता है, तो सिंपल लैंग्वेज में और वर्ड्स में, अल्फाज में क्या बताएंगे ये क्या काम? मैं समझता हूँ जो लोग एमपी का नाम सुनते होंगे उनको सबसे पहले लगता होगा कि ये एजुकेटेड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, एंड दे आर लीडर्स। ये नाम में एक लीडरशिप झलकती है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 18 सालों की जो एक्टिविटीज रही है उसने इस बात को साबित किया है अल्हम्दुलिल्लाह। काम की अगर बात करें तो हम लोग का सिंगल फोकस है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, और उसके थ्रू पूरे मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश। तो इसी मकसद के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल गुजरने के बाद भी इसी मकसद पर हम काम कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत काबिल तारीफ चीज है। सस्टेनेबल काम होगा तभी प्रोग्रेस। बिल्कुल सही बात है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। मतलब आपने इस पर ध्यान दिया कि काम तो होगा, जज्बात से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान दिया कि सिस्टमेटिक होना चाहिए काम। और हालांकि प्रोफेशनल आमतौर से जो समझे जाते हैं तो डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स कुछ या एडवोकेट्स, ये प्रोफेशनल समझे जाते हैं, लेकिन आपने उसको एलोबोरेट करके और वास्ट बनाया, ब्रॉड किया कि प्रोफेशनल का मतलब हो गया कि जो स्पेशलिस्ट है या अपनी अपनी लाइन में, किसी भी लाइन में, बिल्कुल सही, और वो प्रोग्रेस है। जी। तो आपने चैरिटी और ऑर्गेनाइज्ड सोशल वर्क में आपको क्या फर्क महसूस होता है? चैरिटी लोग करती हैं और ऑर्गेनाइज्ड वर्क आप जैसे कर रहे हैं, इसमें फर्क क्या महसूस होता है? देखिए क्या है, आप बहैसियत मुस्लिम अगर आप मुस्लिम समाज को देखने की कोशिश करेंगे तो मुसलमानों के खमीर में है कि वो दूसरों की मदद करता है, वो दूसरों को खाना खिलाता है, दूसरों की मदद करता है, इमदाद करता है। हम लोग के जहन में बचपन से जिस तरह नमाज और रोजा की बात की जाती है, उसी तरह ज़कात, सदकात, खैरात, लोगों की इमदाद, ये सारी बातें की जाती हैं और हर इंसान उसमें कुछ ना कुछ काम करता है, मगर वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, उसके बहुत सारे असरात कहीं हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। जब यही इन तमाम चीजों को कलेक्टिव किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बहैसियत मुस्लिम हम लोग जब मैं वो जो जज्बा है काम करने का, तो उस काम करने के जज्बे में मुसलमानों के सामने कोई भी एक इमीडिएट गोल रखा जाए तो उसको अचीव करने के लिए लोग अपने यानी अपना सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन वो एक एफर्ट जो है ओकेजनल होता है। कोई मसला दरपेश आ गया, कुछ मुसीबत पेश आई, कुछ हुआ ऐसे जिससे उम्मत मुस्लिमा एक साथ उठकर पूरे मुल्क में कोई ना कोई एक्टिविटी करती है। इसकी सैकड़ों मिसालें हम लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन वो बहुत ओकेजनल होता है, बहुत छोटे वक्त के लिए होता है। उन छोटे से वक्त में पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान में तब्दील नहीं किया जा सकता। कुछ वक्ती नताइज, वक्ती इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि कंसिस्टेंट काम किया जाए, लगातार काम किया जाए। आप अगर एक स्कूल खोलते हैं तो वो कोई एक दिन नहीं पढ़ाया जाता, आप फिर उसको खोलते हैं तो वो हमेशा के लिए खोलते हैं, लगातार खोलते हैं, साल दर साल, साल में 365 दिन उस पर काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो जो लोग भी कुछ काम करना चाहते हैं उनको ऐसे ही प्रोजेक्ट डिजाइन करने चाहिए कि जिसके जरिए वो लगातार काम कर सकें, सिस्टम ओरिएंटेड काम कर सकें, डिसेंट्रलाइज्ड वे में काम कर सकें, किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट ना हो, वो काम इस तरह से डिजाइन करें। हाँ बिल्कुल, ऐसे हो कि वो ह्यूमन इंडिपेंडेंट हो, प्रोसेस डिपेंडेंट हो। आप एक प्रोसेस स्टैब्लिश करने की कोशिश करें और उसके जरिए पर्सन सेंट्रिक ना हो, हाँ, वो वर्क सेंट्रिक हो। बिल्कुल, जो आपके मकसद है वो पूरा। बिल्कुल। तो हम लोगों ने उसी की कोशिश की है और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब भी किया है हम लोगों को बड़ी हाँ। हद तक। तो कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा वाकया जो एमपी के काम को डिफाइन करती हो कि ऐसा हुआ तो आपने शुरू किया? कोई मतलब किसी बात पे डिपेंड होकर कुछ शुरू किया गया है ऐसे नहीं लगता, बल्कि एएमपी की शुरुआत में आप बोल सकते हैं जब एएमपी सचर कमेटी की रिपोर्ट आई थी
उस रिपोर्ट में मुसलमानों के पूरे मजमूई हाँ। हालात को पेश किया गया था। वो सुनकर बड़ा महरूमी का एहसास होता था। यूं लगता था कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान हैं उनको आगे आना चाहिए, उन्होंने कुछ करना चाहिए। उस वजह से एएमपी की बुनियाद रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे चल पड़ी। जब एएमपी का काम शुरू किया, बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज से शुरू किया, क्योंकि उस वक्त मोबिलाइजेशन करना था, लोगों को जोड़ना था, कॉन्सेप्ट के साथ अटैच करना था। तो बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज हमने खुद तौर पर तय किया कि एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन दी ऑर्गेनाइजेशन दे शुड गो टू सम स्कूल एंड कॉलेज, वहां जाकर लोगों से बात करें, बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं। इस तरह छोटे छोटे तौर पे काम शुरू किया और उसके बाद एक के बाद जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती गई, हम लोगों का तजुर्बा ठीक होता गया, हम लोगों के साथ और अच्छे लोग जुड़ते गए, तो हमने नए नए प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक लाए और वो तमाम प्रोजेक्ट्स बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो एजुकेशन की बात आपने की, एम्प्लॉयमेंट वाली बात भी की आपने, तो एमपी ने मतलब किन जिंदगियों को खास तौर से टच किया है? अब जैसे अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो शुरुआती दौर से जब एमपी की शुरुआत हम लोगों ने की थी, तो हम बेसिकली लोगों को जॉब हेल्प देने में बहुत काम करते थे अनऑर्गेनाइज वे में। हर इंसान बेसिकली उसको हम लोग एक ट्रेनिंग कह सकते हैं या बेसिक मैंडेट कह सकते हैं Skill ऑर्गेनाइजेशन development। में जुड़ने का, नहीं तो उसको ये हम कहते थे कि भाई आप अपने अतराफ लोगों को जॉब दिलाने में मदद करें। बहुत सारे नए बच्चे पढ़कर बाहर आते हैं मगर उनको जॉब नहीं मिलता, तो हम जैसे लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, हम ये चाहते थे कि उनको कहीं ना कहीं प्लेस कराया जाए, कुछ रेफरेंसेस के जरिए, कुछ गाइडेंस के जरिए, अवेयरनेस के जरिए। मालूमात ही नहीं होती लोगों को, वो मालूमात फराहम की जाए। ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम शुरू किया। हमने जॉब फेयर्स, पहला जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया, ये शेयर बॉम्बे में बड़ा भाई जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब रहा। बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारों को जॉब लगी। अब ये सिलसिला इतना दराज हो चुका है माशाल्लाह कि अब तक तकरीबन 150 के करीब जॉब फेयर्स हम लोग पूरे मुल्क में कर चुके हैं। हर जॉब फेयर में आप अंदाजा लगाइए कम से कम 200 से 300 400 बच्चों को Placement हो जाता है। जॉब लगती है माशाल्लाह। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बच्चों को जॉब दिलाया है। अगर सिर्फ बड़े शहरों में ये जॉब फेयर्स करते हैं जहाँ मतलब 50 से लेके 100 कंपनियां आती हैं, 2000 से लेके 5000 बच्चे आते हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में हम लोग जो है जॉब ड्राइव के नाम से छोटा जॉब फेयर जिसको कह सकते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके जरिए जॉब में हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, एम्प्लॉयमेंट दिलाने में लोगों को। मतलब ये कैंपस की तरह से आपने not कैंपस camp- इंटरव्यू करवाया? हाँ, उस मतलब टाइप का। कंपनीज को बुलाया, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जी, प्लेटफॉर्म वहाँ कंपनीज को बुलाया, वहाँ स्टूडेंट्स को बुलाया, वहाँ उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। कंपनीज की भी जरूरत होती है कि दे नीड गुड कैंडिडेट्स, उसके जरिए बहुत लोगों को जॉब पे लगाया है। इसी तरह इसी डोमेन में बहुत सारे दूसरे काम करते हैं। हम जैसे ही जॉब फेयर करने में जब हम लोगों को लगा कि रिजल्ट में उतना अच्छा रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जी, जी। तो हमने उसको एनालाइज किया, तो ये महसूस हुआ कि बच्चों को जॉब इंटरव्यू देने का सलीका नहीं है बेसिकली। हाँ, हाँ, वही तो मैं समझ ऐसे रहा हूँ। बहुत सारे रीजन उसमें समझ आए, तो हमने एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए पूरे मुल्क भर में माशाल्लाह। आज आप देखेंगे तो हर साल तकरीबन 20,000 बच्चों को हम ये एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए ट्रेन करते हैं माशाल्लाह। मुल्क भर में 100 से ज्यादा सेशन तो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। इस साल चल रहा है, इसका टारगेट हम लोगों का 200 सेशंस का था माशाल्लाह, जो ऑलमोस्ट अचीव हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। रोज ऑल्टरनेट डे एवरी डे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता था, पूरा मुल्क है, बल्कि ये एफर्ट्स भी बहुत कम है। अगर मुल्क के कुल वर्ष को आप देखें तो जो मुसलमानों की आबादी को आप मद्देनजर रखें, उनकी इंस्टीट्यूशंस को ध्यान दें, तो अभी भी ये नंबर बहुत कम है। मैं समझता हूँ ऐसे 1000 सेशंस मिनिमम साल भर में होने चाहिए। दैट विल बिकम आवर फ्यूचर गोल इंशाल्लाह। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के डोमेन में ये काम किया हम लोगों ने। एजुकेशन के डोमेन में आप अगर देखेंगे तो जिस तरह स्कूल्स में जाके बच्चों की करियर काउंसलिंग गाइडेंस करना, उनको मोटिवेट करना, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करना, टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स करना, फिर स्कूल मैनेजमेंट के लिए वर्कशॉप्स करना, ये सिलसिला भी हम लोगों ने बहुत अर्ली डेज से शुरू किया था। तो लेकिन उस वक्त इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो इस पिछले साल हम लोगों ने 15,000 टीचर्स की ट्रेनिंग की थी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम्स के जरिए माशाल्लाह। बड़े पैमाने पर ट्रेनर्स हमसे जुड़े हुए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम हमारे लिए करते हैं माशाल्लाह। कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अगर ये करने जाएगी तो करोड़ों रुपयों का बजट लगेगा सिर्फ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए। लेकिन हम लोग बहुत छोटे से बजट में, छोटे से ऑफिस से के जरिए ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे मुल्क में करते हैं। और आने वाले दिनों में ये हमारा, आप समझ सकते हैं कि शायद एजेंडा नंबर 1 है। हम चाहते हैं कि मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में हर साल कम से कम 2 से 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स के लिए मुनक्किद किए जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जाके सोसाइटी को चेंज करेंगे। ये वो लोग हैं जिनके अंडर इतने सारे बच्चे होते हैं। तो हम इनको एक बड़ा, एक समझिए एनेबलर के तौर पे उनको इस्तेमाल करेंगे, ताकि इनके जरिए हम लोग समाज में वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, गाइडेंस ला सकें, और जब ये इनको जानकारी रहेगी तो ये आगे जानकारी इंशाल्लाह पहुंचाएंगे।
हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 नए ट्रेनर्स हायर करें, एमपी के ऑफिशियल ट्रेनर जो हमारे पास वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। लेकिन सिर्फ इस तरह से काम को बहुत स्केलेबल नहीं किया जा सकता, तो हम लोग इस बार 10 प्रोफेशनल ट्रेनर ऑन रोल हायर करेंगे इंशाल्लाह, और उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो साल भर स्टेट में अपने अपने स्टेट में घूमते रहें और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहें इंशाल्लाह। तो ये सोच रहे हैं। फिर हम लोगों ने हमारा नेशनल टैलेंट सर्च कंपटीशन चलता है, आप जानते हो उसके बारे में, रिसेंटली हमने उसका एग्जाम कंडक्ट किया। तो वो एग्जाम हम लोगों ने पूरे मुल्क से 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने उसके लिए रजिस्टर किया था। 1239 एग्जाम सेंटर्स बनाए थे हमने, और 427 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया, और मोर देन 1000 ब्लॉक्स को कवर किया। तो जो हमारी वो कोशिश है रीच वाली, कि हर उस जगह तक पहुंचे जहाँ पर मुस्लिम्स रहते हैं, जहाँ मुसलमानों का कॉन्सेंट्रेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको आप कह सकते हैं कि हम लोग 60-65% अचीव कर चुके हैं। यानी आप 1000 से ज्यादा ब्लॉक्स में एग्जाम सेंटर बनाना बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह, और उन तमाम जगहों पर एग्जाम हुआ। इसके जरिए बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उनको सिलेक्ट करना, फिर उनको राइट जगह पर प्लेस कराना, एटलीस्ट ब्राइट स्टूडेंट्स को, वो हमारी तैयारी है। फिर इन्हीं बच्चों के साथ लगातार काम करना, वो एक हम लोग बड़ा काम करते हैं माशाल्लाह। तो इस तरह से बहुत सारे एएमपी के काम हैं जो लोग लगातार एग्जीक्यूट करते रहते हैं। एजुकेशन वाला हो गया ये काम, और एजुकेशन प्लस प्लेसमेंट जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन एक तरह से। इसके अलावा जैसे जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए भी कुछ काम, जैसे कि सेल्फ डिपेंडेंट कर दिया लोगों को। बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोग अपने ज़कात फंड के जरिए थोड़ी सी मदद करते हैं लोगों की खुद का छोटा मोटा कारोबार शुरू करने में, लेकिन उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डोमेन में हम लोग बहुत सारी चीजें इस वक्त डिस्कशन के फेज में है, उसको जरूर आगे हम लोगों के प्राइम एजेंडा में बड़े पैमाने पर शामिल करने वाले हैं इंशाल्लाह। इस तरह से वो हो पाए। इसके अलावा हेल्थ अवेयरनेस या आप जीरो कह सकते हैं इसमें, चूंकि हमारे एजेंडा में नहीं है एक तरह से। देयर आर अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह से काम कर रही हैं, हम लोगों ने उसको नहीं रखा है। लेकिन हमारा जो अगेन वो जो ज़कात फंड है, ये जो हमारा indiazakat.com का प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए बहुत सारे लोगों की मदद की जाती है। मदद, हाँ वो समझिए कि वो चैरिटी की जाती है। हाँ चैरिटी। लेकिन आप एक तरह से सेंट्रलाइज मतलब सेंट्रिक हैं कि ये चैरिटी नहीं बल्कि सिस्टमैटिक काम हो, डेवलपमेंट हो, सिस्टमैटिक प्रोग्रेस हो, कि वो खुद जगह देने के लायक। बिल्कुल 100% ये ऑब्जेक्टिव है जी। तो जो एएमपी के वॉलंटियर्स ज्यादा मतलब थकते हैं या खुश रहते हैं? थकते भी हैं, खुश भी रहते हैं। ये जिसको एक बार इसका चस्का लग जाता है कायदे से, तो फिर वो वापस नहीं जाता माशाल्लाह, फिर वो लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन जो है वॉलंटियर्स को लाना और लगातार काम करने के लिए उनको मोटिवेट रखना, ये बहुत टफ काम है। ये चैलेंज सभी ऑर्गेनाइजेशंस को होता है, हम लोगों को भी होता है। लेकिन चूंकि हम लोगों का थोड़ा सा कैनवास बड़ा हुआ है, रीच ज्यादा है, तो इसलिए वॉलंटियर्स हमारे पास ज्यादा है। लेकिन फिर भी जितनी जरूरत है उतनी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया की हर स्कूल पे 2 वॉलंटियर स्टैब्लिश कर दिए जाए। हिंदुस्तान में मुसलमान जितने स्कूल चलाते हैं, मैंने आज ही सुबह मेरी लखनऊ टीम के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की, तो मैंने उनको कहा कि एटलीस्ट जो हमारे यहाँ पढ़ी लिखी खवातीन हैं, उनको एक स्कूल की जिम्मेदारी दे दी जाए। वो वहां पर हर महीने में 2 बार जाएं, 2 बार लेक्चर कंडक्ट करें। क्या लेक्चर करना है, कैसे करना है, किन टॉपिक्स को कवर करना है, वो हम लोग सेंट्रली पूरे इंडिया के लिए मैनेज कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इस तरह हम लोग चाह रहे हैं कि भाई स्कूल के साथ जुड़ जाए। हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान का हर शख्स कम से कम 10 बच्चों की मेंटरशिप करे। वो 10 बच्चों को आइडेंटिफाई कर ले, उनको गाइडेंस, मोटिवेशन, उनके साथ रेगुलर टच में रहे, एक बड़ा भाई बनकर, एक बड़ी बहन बनकर उनके साथ काम करे। तो ये जो है ना, जब एवरीबडी विल स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल, तो ही कम्युनिटी में चेंजेस आएंगे। जब तक हर आदमी को अपनी कोशिश नहीं करेगा, तब तक 100% चेंजेस आ ही नहीं सकते। तो आपने सेक्टर पर काम किया, मतलब वो कुछ अवेयरनेस पर भी काम किया जा रहा है आपका? अवेयरनेस का मतलब हर तरह की अवेयरनेस थी। हम अवेयर होंगे तभी तो एजुकेशन भी लेंगे, बिल्कुल अवेयर होंगे तभी हम अपने हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे। अवेयर होंगे तो एक बहुत जरूरी चीज है एनवायरमेंट पर आपका तो फोकस नहीं होगा, लेकिन मतलब अवेयर करना होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए सभी को। तो इस पर एक जैसे कि कैरेक्टर बिल्डिंग पर हमारा बेसिक फोकस जो है वो एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करने पर ज्यादा होता है। तो जो कि मैं स्कूल के जरिए स्कूल्स के जरिए जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं, तो आप ये सोचिए कि कम्युनिटी पूरी तरह से स्कूल से कनेक्टेड है। तो कहीं और जाने की बजाय अगर स्कूल्स के जरिए फोकस करके हम लोग अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, टीचर्स के जरिए अगर अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करें, तो आप सब तक पहुंच सकते हैं, ऑलमोस्ट सब तक पहुंच सकते हैं।
तो वो हमारी कोशिश होती है। इसमें हम लोग जो है ना सिर्फ करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग बल्कि लगातार इस तरह काम करते रहते हैं। उसके बाद हम लोग एनजीओ के साथ खास तौर पर इस तरह के अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगातार करते रहते हैं। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है हम लोगों का। अब हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसका कॉन्सेप्ट हमने लगातार पिछले साल भर से अलग अलग फोरम्स में ये बात की है और उस पर अब छोटा सा काम भी शुरू हो गया है कि हम लोग अपने तौर पर तालीमी जमातें निकालें। और वो तालीमी जमात जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि तबलीगी जमात निकलती है या दूसरे मसालिक के लोग अपने अपने तौर पर जमातें निकालते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से हम चाहते हैं कि तालीम के उन्वान पर एक जमात निकले। 4 लोग, मिसाल के तौर पर आप इलाहाबाद में रहते हैं, इलाहाबाद के शहर से 4-8 लोग निकले और दूर दराज गाँव में, टाउन प्लेसेस पर, अंदर जो कस्बे 100 किलोमीटर की रेंज है, वहां पहुंचे। वहां जाके उमूमी तौर पे लोगों से बात करें, पेरेंट्स से बात करें, वहाँ स्कूलों का दौरा करें, कॉलेजेस में जाएं, मसाजिद में जाएं, उलमा से बात करें और इस तरह एक जो है एक 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 आम बात है, इसको जो है बिल्कुल आम फहम तरीके से लोगों के दरमियान ये बात पहुंचाएं कि ये एजुकेशन अवेयरनेस, ये एजुकेशन का हासिल करना क्यों जरूरी है और उसके लिए हम लोग क्या मदद करेंगे और आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है जिसके जरिए आप ये कुछ अचीव कर सकते। तो ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया माशाल्लाह। इसमें भी हम लोगों को जरूरत है कि जो जहां है, मैं आपकी इस आज के इंटरव्यू के जरिए पैगाम देना चाहता हूँ कि जो जहां है वहां पर 8 लोग 10 लोग मिलकर इस तरह अलग अलग जगह दौरा करना शुरू करें। आप महीने में 3 दिन निकालें इस काम के लिए, महीने में 2 दिन निकालें, जो 1 दिन निकाल सकता है वो 1 दिन निकालें और जाकर देखिए शहरों में तो कोई ना कोई बात होती है, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज मौजूद हैं, जानकार लोग मौजूद हैं, लेकिन जब आप रूरल इंडिया में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पर जाएंगे, टाउन एरियाज में जाएंगे, आप यूपी के रहने वाले हैं, आप वहाँ सूरत बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि वहाँ कितनी जरूरत है। और यूपी तो मैं समझता हूँ फिर भी गनीमत है। आप अगर बिहार चले जाएं, मैं अभी रिसेंट बिहार के 10-12 डिस्ट्रिक्ट का दौरा करके आ रहा हूँ, तो आपको महसूस होगा कि वहाँ और ज्यादा जरूरत है। आप वेस्ट बंगाल चले जाएंगे, आपको उससे ज्यादा जरूरत महसूस होगी। तो ये जिम्मेदारी है उन लोगों की जो शहरों में अल्लाह ने जिनको नेमतों से नवाजा है, वो इस तरह की इनिशिएटिव्स में अपने तौर पर जाना शुरू करें। आप हो सकता है हम लोगों के साथ ना जुड़ पाए, हो सकता है कि हम लोग इसको एक पूरा नेशनल सेंट्रलाइज मूवमेंट अभी इमीडिएट ना बना पाए, लेकिन जिस तक ये बात पहुंचे वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और इस तरह अल्लाह की राह में बच्चों की तालीम हासिल करने के लिए, उम्मत के हालात को सुधारने के लिए निकले इंशाल्लाह। जैसे आप ज़कात फंड की बात है, तो ज़कात फंड आपको ज्यादातर जो हम लोगों के शहरों में भी होते हैं, लोग मदद करना भी चाहते हैं, ज़कात फंड उनके पास होता भी है, लेकिन उनको आमतौर से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में सही इस्तेमाल उनको नहीं दिखता। बिल्कुल, आमतौर से बिल्कुल। तो ये अगर सही इस्तेमाल लोगों को दिखेगा तो लोग जुड़ सकते हैं। तो आपका ये ज़कात वाला फंड जो है वो कहाँ पर फैला हुआ है, कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं? मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा हिंद के सामने एक परफेक्ट सॉल्यूशन रख दिया है। ये जुमला मैंने आज से पहले नहीं साइन किया कि हम लोगों ने एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म indiazakat.com के नाम से बनाया है। indiazakat.com। आप इस वेबसाइट पर जाकर देखें। इसमें जरूरतमंद आते हैं, अपनी जरूरतों को लिस्ट करते हैं, हम उसका बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन करते हैं। वो वेरिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर वो लाइव हो जाता है केस, फिर उस पर लोग आकर डोनेट करते हैं। उनकी बात आप लोगों ने की कि लोग जो है जरूरतमंदों को सुनना चाहते हैं, लोग आकर मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को MBBS की फीस भरनी है, MBBS की पढ़ाई पढ़ रहा है, उसको फीस देनी है, उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो कोई उसको 500 से मदद करता है, कोई 5000 से मदद करता है, कुछ लोग 50,000 से भी मदद करते हैं माशाल्लाह। और ये पिछले 4-5 सालों में हम लोगों ने एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें बहुत जबरदस्त नतायज आए हैं, करोड़ों रुपए लोगों की मदद की गई है। और मेजॉरिटी ऑफ ये जो मदद हुई है वो एजुकेशन के सेक्टर में है। नंबर 1 पे एजुकेशन है, नंबर 2 पे हेल्थ केयर है, नंबर 2 पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है और नंबर 4 पर दूसरे बहुत सारे मदों में वो काम होता है, जो कॉजेस होते हैं। इस पूरे प्लेटफॉर्म को 100% ट्रांसपेरेंट बनाया है हमने। आप एवरी सिंगल पैसा, उसका रिकॉर्ड आपको सामने दिखेगा, लाइव है, यानी आप अभी पैसा देंगे तो अभी दिखाई देगा कि ये फला के अकाउंट में ये पैसा अपडेट हो गया। तो और ये जब पैसा जमा हो जाता है तो पैसा हम लोग डायरेक्टली बेनिफिशियरी को नहीं देते, बल्कि वो पैसा अगर वो स्कूल का है तो स्कूल में देते हैं, कॉलेज का है तो डबल चेक हो जाता है उस चीज से, हमने तो वेरीफाई किया है तो वो कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन भी करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एनजीओ को भी हमने कहा हुआ है कि आप भी देखते रहें, कोई कॉज में अगर आपको लगे ये ठीक नहीं है तो हम लोग को इन्फॉर्म करें। तो पूरा एक बहुत सिस्टमेटिक, जिसको एक्चुअल प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, एंड यू कैन कंपेयर आवर प्लेटफॉर्म विद एनी अदर प्लेटफॉर्म।
इन इंडिया और वर्ल्ड आपको हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी है और ट्रांसपेरेंसी और सारी चीजों के एहतियात के साथ माशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं। खास बात सबसे ये है कि इस पूरे प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए हम लोग 1 रुपया भी किसी से फीस और चार्ज नहीं लेते हैं। ना देने वाले से कोई चार्ज लेते हैं, पूरा चलेगा। हाँ, ना लेने वाले से कुछ लेते हैं ना देने वाले से कुछ लेते हैं। जितना पैसा जमा हुआ उतना पैसा बेनिफिशियरी तक पहुंचाते हैं। इस प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए एएमपी खुद अपने फंड से इंतजाम करती है, जो हमारे मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, उससे इस पूरे प्लेटफॉर्म को चलाया जा रहा है और चलाने का बहुत एक्सपेंस है। छोटा मोटा एक्सपेंस साइट का जो बड़ा फैक्ट्री काम है, गेटवेज का है, पूरी पूरी उसके टीम बाद, काम कर रही है हाँ, पीछे, एम्प्लॉयज की टीम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें वेरिफिकेशन ही है। हाँ, उसमें हमारे बहुत वॉलंटियर्स काम करते हैं माशाल्लाह। हर लम्हा कम से कम 50 वॉलंटियर्स इसकी वेरिफिकेशन और प्रमोशन पे काम करते रहते हैं। वो लोग उसमें बदलते रहते हैं, लेकिन 50 एक लोग हमेशा जो है इस प्लेटफॉर्म के साथ एज अ वॉलंटियर काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी एक बैक ऑफिस टीम है 6-7 लोगों की, जो अभी ये प्लेटफॉर्म रन करती है। हाँ, वो पूरा प्लेटफॉर्म, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम वो लोग करते हैं। अब मजीद इसको आगे ले जाने के लिए हम लोग बहुत गौर फिक्र कर रहे हैं। इसके प्रमोशन पे आज डिजिटल प्रमोशन का जमाना है ना, इसको और बड़ा करने की कोशिश में हम लोग हैं। तो किसी को भी अगर इसका डोनेट करना है आप, तो वो आप उस प्लेटफॉर्म पर जाइए। आप मिसाल के तौर पे इलाहाबाद का कोई कॉज देखना चाहते हैं कि मैं इलाहाबाद में किसी की मदद करना चाहता हूँ, आप इलाहाबाद सर्च करें, इंशाल्लाह वहाँ का कॉज मिलेगा। आप बनारस में मदद करना चाहते हैं, बनारस मिलेगा। पटना चाहते हैं, पटना मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि भाई मैं हेल्थ में ही मदद करूंगा, तो हेल्थ को आप सर्च कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं एजुकेशन में मदद करूंगा, आप चाहते हैं मैं सिर्फ एमबीबीएस बच्चों की मदद करूंगा, तो ये सारे फीचर्स उसके अंदर मौजूद हैं। आप वहाँ जाकर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ लोगों को डोनेट कर सकते हैं। मैं एक मिसाल बताऊं, एक हमारे प्लेटफॉर्म पे एक केस था किसी कैंसर पेशेंट का, उनका नाम था अब्दुल वाजिद। तो वो किसी एक दूसरे साहब ने देखा, उनका भी नाम अब्दुल वाजिद था। सिर्फ इस बात से वो मूव हो गए, ये मेरे नाम का बंदा है और उसको इतनी जरूरत है और उसको एक बड़े अमाउंट की जरूरत थी। उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट उसके लिए डोनेट कर दिया, डॉक्टर थे देने वाले। तो आप ये सोचिए किसको क्या चीज अच्छी लगेगी, डोंट नो। हमने अगेन एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया है और आज इसमें अब तक तकरीबन 35,000 लोगों ने 1 लाख बार डोनेशन दिया है। अब तक 1 लाख डोनेशन आए हो चुकी है। हाँ, और 35,000 लोगों ने दिया, मतलब यानी दे आर रिपीट डोनर्स। आज ये 35,000 है, कल ये 3 लाख होगा इंशाल्लाह, ऑटोमेटिकली होगा। नाउ इट इज, मतलब अगर हम लोग कुछ नहीं भी करें तो एक नॉर्मल पेस से ये ग्रो करता रहेगा। हम चाहते हैं कि इसको और फास्ट ग्रो करें, लेकिन ये वक्त आएगा जब इसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख डोनर्स इसके साथ जोड़ेंगे माशाल्लाह। और ये जो सिलसिला हम लोग पूरी उम्मत तक रीच आउट करने का जो बनाना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह इसके जरिए कि उसको भी अचीव करें। और जरूरतमंद है वो कैसे कांटेक्ट करते हैं? सब ऑनलाइन है, प्योर ऑनलाइन है। वेबसाइट पे हमने वीडियोस डाल रखी हैं, पूरा सिस्टम लिंक के रखा हुआ है। वो अपलोड करेंगे? नहीं, हमने डाल रखी है कैसे करना है, नहीं कैसे करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, उनको मालूम नहीं होता। तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो पूरा सिस्टम हमने समझा रखा है। एक बार केस रेज हो जाता है तो फिर हम लोग बहुत उसमें मदद करते हैं, उसकी स्टोरी को ठीक करना है, सारा काम हमारी बैक ऑफिस टीम करती है। वेरिफिकेशन में कुछ कमी रहती है तो वो समझा के उनसे वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जाते हैं, उलमा का रेफरेंस लिया जाता है, कोई मकामी जिम्मेदार का रेफरेंस लिया जाता है, वो सारा काम फिर हमारी टीम समझाती है। तो लोग वेबसाइट पर जाकर इससे इस्तेफादा हासिल कर वो भी रजिस्टर कर लेते हैं जो जिनको चाहिए इमदाद, और वो भी जो रजिस्टर कर लेंगे। परमानेंट मेंबरशिप टाइप का कुछ रजिस्ट्रेशन भी होता है? नहीं, परमानेंट मेंबर जैसा नहीं, डोनर्स को कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जो कोई बेनिफिशियरी रेगुलर करना चाहे, हाँ, कोई रेगुलर करना चाहे वो आए प्लेटफॉर्म पे रेगुलर डोनेट करता है। अभी एक नया फीचर हम जा रहे हैं, रिकरिंग जनरल। हम लोग अभी करने जा रहे हैं कि कोई मंथली देना चाहता है, जी, कोई वीकली देना चाहता है, कोई हर जुमा को देना चाहता है, तो उसका एक सिस्टम अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह उस पर आने वाला है। हाँ, मतलब ये तो स्पेसिफिक ज्यादा है आपके, इन जनरल भी हो जाएंगे, जिससे कि आपके डिस्कशन में रहेगा कि जो लोग आए तो वो स्पेसिफिक नहीं है तो जनरल से आप। बिल्कुल जी। तो आज की सोसाइटी में सबसे बड़ी कमी क्या दिखती है आपको? बहुत सारी कमियां हैं, कितनी सारी कमियां हैं। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है जिसका सॉल्व करना है हम लोगों को, नंबर 1 तो ये है कि हम लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। तो जितने लेवल तक, जिस हद तक हम वो अवेयरनेस क्रिएट कर सके किसी भी मामले में, फिर एजुकेशन के मामले में हो, करियर के मामले में हो, अवेलेबल रिसोर्सेज के मामले में हो, ये एक बड़ा काम है जिस पर हम लोगों को काम करना है। दूसरा काम ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं उनके क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे काम करना है। कि एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस भी बड़ी तादाद में मौजूद है माशाल्लाह हमारे,
और उसके अलावा भी दूसरे इंस्टीट्यूशन मौजूद है जो वहां तक कोई पहुंचाना बच्चों को, या तो अगर आप हम हमारे खुद के यानी मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन में लोग अगर पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना वो हम लोगों का पूरी उम्मत का काम होना चाहिए। और उसमें जिनके इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी बहुत फराखदिली के साथ इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कुछ लोग आ रहे हैं मदद करने के लिए, लेट अस टेक दैट हेल्प और उसको हम मिलकर ठीक करें। और तीसरी बड़ी बात यह है कि जो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि नए इदारे बनाए हम लोग, स्पेशली स्कूल्स लेवल पर, क्योंकि बुनियाद अगर हम लोग मजबूत करेंगे, क्वालिटी लेवल का एजुकेशन अगर बुनियादी तौर पर हम लोग एजुकेशन स्कूल में दे देंगे, तो फिर वो बच्चा जो है IIM और IIT भी जाएगा, एम्स और NITs में भी जाएगा। तो हम लोगों को बुनियादी मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में समझता हूँ पूरे मुल्क में उसको बनाना है, उस पर जाल बिछा देना है और उसमें क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए। दैट इज दी करिकुलम को सेट करने की हाँ, बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं आप लोग। हाँ, ये तो करिकुलम सेट नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ये चाह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स जो है वो पूरे मुल्क भर में कायम किए जाए इंशाल्लाह। और उसमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। अभी हम लोग इस वक्त उसके डिस्कशन या उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के मोड में हैं फिलहाल, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह मुल्क के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे कि AMP के सपोर्टेड, AMP खुद स्कूल कायम नहीं करना चाहता, हम चाहते हैं कि लोग आगे आए, उस तरह से स्कूल स्टैब्लिश करें, हम प्लेटफॉर्म देंगे, हम आपकी गाइडेंस का प्लेटफॉर्म रखेंगे, आपको टीचर्स प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म रखेंगे, आपको सिलेबस में गाइडेंस का प्लेटफॉर्म रखेंगे, ट्रेनिंग सब ये सब प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और सिर्फ हम अकेले नहीं, हमारे साथ मुल्क के बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हैं इस पूरे काम में, वो सब मिलकर इंशाल्लाह इसको करेंगे। हाँ, जैसे बहुत सारे मतलब 8 तक खास तौर से स्टैंडर्ड तक तो करिकुलम बहुत ज्यादा डिसाइडेड, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब बोर्ड से कंट्रोल नहीं है बहुत ज्यादा। तो उसमें आप हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अच्छी तरह से स्टूडेंट बच्चा तैयार हो, जिससे कि वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आसानी के साथ हिस्सा ले सके। तो करिकुलम भी गवर्नमेंट का बनाया हुआ सारा करिकुलम बहुत ठीक है, अच्छा है जी, कम से कम उसको बेहतर तरीके से फॉलो करें। आप मैथ्स अगर सिखाते हैं, है ना, तो वो अच्छा सिखाएं, उसको बहुत स्ट्रांग बनाए मैथ्स से। आप साइंस बनाते हैं, स्ट्रांग पढ़ाएं, अच्छा बनाएं। आप लैंग्वेज फॉर एग्जांपल स्पेशली इंग्लिश अगर आप सिखा रहे हैं तो वो हाईएस्ट लेवल पर ले जाए उस बच्चे को। इंग्लिश कोई भी मतलब किसी गांव का बच्चा भी इंग्लिश बोल सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी एजुकेशन देना पड़ेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। सिलेबस वगैरह में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा हाँ, लोगों को, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, क्वालिटी दी जाए। तो ये आप चैलेंजेस तो बहुत सारे दिखते हैं, बहुत सारे काम भी हो रहा है, तो आपने बहुत सारे आगे भी बताया कि आप ये करना चाहते हैं, और कोई ऐसी दबी हुई चीज है जो करना चाहते थे अभी नहीं हुआ है? हम लोग जो है चूंकि पूरे मुल्क में घूमते रहते हैं, NGOs बड़े पैमाने पे रास्ते में हम लोग हैं। अभी जो लेटेस्ट NGO कॉन्फ्रेंस भी की हम लोगों ने लखनऊ में, उसमें 1000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मुल्क के तकरीबन 350 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई थी माशाल्लाह। उन सबके सामने हम लोगों ने एक मंसूबा पेश किया, एक प्लान पेश किया कि एक डेडिकेटेड एजुकेशनल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुसलमानों का 25 साल मंसूबा होना चाहिए, एक 25-year रोड मैप फॉर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। उसमें लोगों को ये बताया जाए कि इस वक्त हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, और अगर आप ये काम करते हैं तो हम उसमें कैसे मदद करेंगे। हमसे मेरी मुराद सिर्फ AMP नहीं है, मुल्क भर की तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर किस तरह आपकी मदद करने को तैयार हैं। इस एक प्रोजेक्ट पर हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इस कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों के दरमियान में जा रहे हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत जल्द वो डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। फिर उस डॉक्यूमेंट को लेकर, उस प्लान को लेकर इंशाल्लाह हम मुल्क के तकरीबन 130 डिस्ट्रिक्ट का दौरा करेंगे। ऐसे 130 डिस्ट्रिक्ट जहाँ मुसलमानों की कसीर तादाद रहती है और जहाँ बैकवर्डनेस ज्यादा है, ऐसे लोकेशन पर जाएंगे। ये लोकेशन खास तौर पर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, ऐसी जगहों पर ये डिस्ट्रिक्ट ज्यादा है। इन तमाम जगहों पर हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, 3-4 साल लगेगा, लेकिन एक तालीमी कारवा निकालेंगे जो लगातार अगले 4-5 सालों तक चलता रहेगा इंशाल्लाह। उसमें मुल्क के अगेन मैं कहता हूँ कि तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल शामिल रहेंगे, और वहां जाकर लोगों को एनकरेज करना, मोटिवेट करना कि यहाँ पर ये जरूरतें हैं, ये आपको करनी है, आप यहाँ शुरू करें, हम इंशाल्लाह मदद करेंगे। मदद करने के लिए भी हम लोग मुल्क भर के तकरीबन तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को साथ शामिल कर रहे हैं, तमाम इन्फ्लुएंशियल जो इंडिविजुअल्स हैं उनको साथ जोड़ रहे हैं उसमें, और ये सिलसिला एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों ने इस प्लान को एक्सिक्यूट कर लिया, पहुंचा भी दिया कम से कम लोगों तक जी, तो वो एक बहुत बड़ा काम होगा। तो NGOs का काफी नेटवर्क बहुत बहुत बड़ा है, अच्छा है। तो NGOs आपको सीरियस दिखे पड़ते हैं
आमतौर से बहुत सीरियस है। मैं समझता हूँ कि हर आदमी बहुत मुखलिस है, मतलब नियतन वो बहुत मुखलिस है। उसके काम में गड़बड़ी हो सकती है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको वो करना ये चाहिए, एक्स करता है वाई फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ काम करता है ना। उसको ये बताना है कि भाई ठीक है, ये सब कर रहे हैं, आप करते रहिए, ये नया प्लान लीजिए, ये काम करिए, आप मिलकर ऐसे करिए, उसको ये सिस्टम है, ये सारे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। तो वो गाइडेंस की जरूरत है। आप किसी मोहल्ले में चले जाइए ना मुल्क के, मैं शहर, बड़े शहर की बात कर रहा हूँ, किसी दूर दराज किसी मोहल्ले में चले जाइए, वहाँ मस्जिद बनी हुई है ना, वहाँ मदरसा बना हुआ है, वहाँ कब्रिस्तान बना हुआ है, किसने बनाया है? मुसलमानों ने बनाया है ना। उसको ही एनजीओ कहते हैं ना। जो कुछ करना चाहे दूसरों के लिए, उसका ही नाम, एक टेक्निकल नाम एनजीओ है। तो ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं माशाल्लाह। अब उनको नई सीम तो नई राह दिखानी है कि ये नए काम है जो हम सब लोगों को मिलकर करने हैं इंशाल्लाह। हाँ, मैं बात कर रहा था जनरली जो एनजीओ का नाम आता है, हम्म। वो सिर्फ मनी ओरिएंटेड या सरकारी फंड लेना, इसी में बदनामी ज्यादा है। और ये जो सही मायने में आपने जो बताया कि लोगों ने काम किए हैं, कर रहे हैं लोग, तो वो तो लोग हैं ही। और वो जरूरी नहीं कि ऑर्गेनाइज्ड एनजीओ ही हो, एग्जैक्टली, वो कर ही रहे हैं। ट्रस्ट बनाया है या सोसाइटी बनाई, नहीं बनाई, कर रहे हैं काम। बिल्कुल। तो जो आपने अभी एनजीओ वाले प्रोग्राम्स किए लखनऊ में, कई प्रोग्राम्स आपने किए इस तरह के, तो इसमें इसका आउटकम क्या आया इस प्रोग्राम का? लोग बहुत हाईली एनजीओ की बात कर रहा हूं। बहुत हाईली मोटिवेटेड हैं ये सारी एनजीओ। सबने वादा किया है कि जो कुछ हमने वहाँ बातें की, वो जाकर उसको अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें करेंगे माशाल्लाह। फिर चाहे वो एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, खुद उनकी कंप्लायंसेस के बहुत सारे मामला होते हैं, उसको ठीक करना हो, है ना, मसाजिद, मदारिस और जो मुसलमानों के औकाफ है या ज़कात है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इन तमाम बातों की तरह की ट्रेनिंग का मैकेनिज्म था वो कॉन्फ्रेंस। और माशाल्लाह उससे सभी लोगों ने इस्तेमाल हासिल किया है। अब वो जाकर अपने अपने इलाकों में उसी तरह से काम शुरू करेंगे। इसके अलावा आपस में नेटवर्किंग और पार्टनरशिप के बहुत सारे मॉडल स्टैब्लिश होते हैं। जब आप एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाकर इकट्ठा कर देते हैं, तो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से अपने जो है चीजों को या लोगों को मुंतखब करते हैं, और फिर लोग उनके साथ जुड़कर काम करने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन ऑपरेशन के बीच में भी आपस में बहुत सारा इंटरेक्शन और पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप होनी चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। वो सिलसिला बड़े हद तक माशाल्लाह शुरू हुआ है और कामयाब। एनजीओ के साथ परेशानी है तो टेक्निकल है, बहुत सारे टेक्निकल नो हो नहीं है। दूसरा है फंड, उनका फंड्स के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। और तीसरी बात है वॉलंटियर्स। तो वॉलंटियर्स मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। तो वो अगर अपने वॉलंटियर्स के साथ आए होंगे तो वो भी मोटिवेट कर पाएंगे, या आपकी बात सुन के मोटिवेट कर पाए होंगे। फिर जो टेक्निकल हो भी आपने काफी समझा दिया होगा। जो उनके फंड की परेशानी होती है आमतौर से, जो कोई देना तो चाहता नहीं, आम मतलब जनरली नहीं देना चाहता, उसके लिए कुछ किया? फंड तो हम लोग फिलहाल नहीं, आप देना नहीं, मतलब कुछ सोर्सेज बताया कि सोर्सेज हमने उसको ट्रेनिंग रखी, फंड रेजिंग की ट्रेनिंग रखी है, डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग रखी उसमें। और ये सिलसिला सिर्फ उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि लगातार जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इस तरह की गाइडेंस एनजीओ को हम लोग देते रहे। मैं ही समझता हूँ उसमें दूसरी बात करना चाहता हूँ कि आप अच्छा काम शुरू करें, आपको फंड्स इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुहैया कराएगा। मेरा बहुत काबिल यकीन है इस बात का। एमपी में उसको एक मिसाल समझता हूँ। या आप समझ लेना, आप किसी मोहल्ले में मस्जिद बनानी हो तो फंड नहीं आता उसके लिए, आता है ना। थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज करना है, इंशाल्लाह स्कूल के लिए भी आएगा। ये जितनी स्कूलें कॉलेजेस जो अभी भी बनी हैं, वो कोई किसी ने अपने मतलब जाती फंड से बनाए हुए शायद बहुत कम मिलेंगे। हाँ, सब तो लोगों ने मिलकर बनाए हैं ना। तो आप काम करें, आप अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करें, लोगों को आपके अंदर इखलास और कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी ये दिखनी चाहिए, इस्तिकामत दिखना चाहिए। लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। पहले ही दिन जो है ना पूरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर देनी है, ये इस पर नए लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे एक्टिविटीज के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े इंशाल्लाह। लोगों का भरोसा बनते जाएगा, लोग जुड़ते जाएंगे इंशाल्लाह। और लोगों को इन्वॉल्व करें, उनको एंगेज करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, समझाएं, उनको साथ जोड़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। ताज्जुब होता है कि देख के कि माशाल्लाह आप लोगों ने एएमपी को इस मुकाम तक पहुंचाया। और आज की मसरूफ जमाने में, जैसे आपने 3 दिन का जमात, एजुकेशनल जमात की बात की, तो आपको लगता है कि लोग निकालेंगे वक्त? निकालना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। हाँ, देयर इज नो अदर वे। आज की जो हालात हैं, अब इसमें भी अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं संभलेंगे, नहीं कुछ नया शुरू करेंगे तो कब करेंगे? तो ये कोई सेल्फिशनेस से बाहर आना पड़ेगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये
अपने खुद के लिए करना पड़ेगा। आप समझे, आपका पड़ोसी अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आप अच्छे कैसे रह सकते हैं? तो वो आप सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मदद खुद आप कर रहे हैं। तो ये देयर इज नो अदर वे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सबको करना पड़ेगा, ला मुहाला करना पड़ेगा। जी। तो नेकी को अगर डिफाइन करना चाहें आप तो कैसे नेकी को डिफाइन करेंगे? बहुत नेकी का बहुत सारा तरीका है भाई, कोई लाख अदा करें अपना, है ना, वो एक बड़ी नेकी जो आमतौर पे लोगों को समझ में आती है। नमाज पढ़ रहे हैं, जी, रोजा रख वो रहे तो हैं, सब लोग जानते हैं। उसके बाद जो बहुत बड़ा सेगमेंट है वो कोई बात वाला है। ये लोगों के लिए, आप तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफा बख्शो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका है। तो वो हम लोगों को, मैं समझता हूँ कि वो भी बहुत बड़ी नेकी है, उस पर हम सब लोगों का फोकस होना चाहिए और खुसूसियत के साथ इज्तिमाई तौर पर होना चाहिए। आदमी इंडिविजुअली तो जिसकी जो हैसियत है वो कुछ ना कुछ करता ही है, लेकिन उसको इज्तिमाइयत के फोकस में लाके इज्तिमाई नज़्म के साथ तब रिजल्ट वो आएगा। काम किया जाए तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। और इन तमाम चीजों को भी उतना ही नेक अमल समझना चाहिए जितना हम दूसरे तमाम इबादत को समझते हैं। यूथ के लिए कोई मैसेज सीधा साधा? मैं समझता हूँ कि अगर कहीं किसी किस्म की मायूसी है या कोई प्रॉब्लम महसूस होता है तो उससे बाहर आ जाए। ये दुनिया पूरी ओपन है और सबके लिए ओपन है। आप मेहनत करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हर्डल्स आ सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, मुश्किलात पेश आ सकती हैं, लेकिन अगर आपने लगातार मेहनत की, आपने अपने गोल को मद्देनजर रखा, तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये दुनिया जो है वो एक्सीलेंस की तलाश में रहती है, वो ये चाहती है कि मैं सबसे बेहतर सर्विसेज इस्तेमाल करूं। आप माशाल्लाह सीए हैं, तो कि कोई एक शख्स अगर आए और उसको अपनी आपकी सर्विसेज इस्तेमाल करना है तो कोशिश करता है सबसे बेहतर सीए कौन है, उसको ढूंढता है। फिर ना उसका वो मजहब देखता है, ना उसका रंग देखता है ना उसका लोकेशन देखता है। जी, जी। आप किसी को ऑपरेशन कराना हो तो सबसे बेहतरीन डॉक्टर के पास जाना चाहता है। तो आइए हम सब लोग मिलकर बेहतरीन बनने की कोशिश करें, बेस्ट इन दी मार्केट रहने की कोशिश करें। और बेस्ट इन दी मार्केट रहने के लिए आपको दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप टेक्निकली बेस्ट रहें, आप हो सकता है कि सब्जेक्ट आपका जो फील्ड है उसमें बेस्ट रहें, लेकिन उसके साथ साथ अखलाक में जो मामलेदारी हम लोगों को हमारा मजहब सिखाता है, जो अल्लाह के वसल्लम की सीरत हम लोगों को सिखाती है, उसके जरिए जो है आप जो है ईमानदार रहें, ऑनेस्ट रहें। आप यकीन जानिएगा मुल्क जो है ना आपको छू कर सलाम करेगा इंशाल्लाह। तो कामयाबी का क्या क्या डिफिनेशन किस तरह डिफाइन करते हैं? सबका अपना अपना एक पैमाना हो सकता है कामयाबी हासिल करने का, लेकिन मैं, मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, सिर्फ अगर आप यहीं तक सोचते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो असल कामयाबी नहीं है। जब आप अपने घेरे से यानी अपने दायरे से या आप इसमें अपनी फैमिली से बाहर निकलें और दूसरों की कामयाबी में भी अगर आपको अपनी कामयाबी महसूस होने लगे तो मैं समझता हूँ कि वो असल कामयाबी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा लगा आपसे बात करके। वर्क करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पे। इंशाल्लाह जरूर, बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।